दोस्तों, क्या आपका पैसा भी सहारा समूह में फंसा हुआ है और आप उस पैसे को वापस पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो ये भी बताऊंगा कि किस तरह से उसकी स्थिति जाननी है। क्या आपका फॉर्म जो भरा गया है वो सही तरीके से भरा गया है? क्या वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है? क्या आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे या फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है? इस तरह की तमाम जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सहारा में जितने लोगों ने पैसा लगाया है उस समूह में से किन किन लोगों का पैसा मिलेगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये 4 पोर्टल पे ये जो सोसाइटीज लिखी गई हैं, इन्हीं सोसाइटीज का पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि क्या आपका पैसा इन सोसाइटीज में लगा है, क्योंकि 5000 करोड़ जो गृह मंत्री ने एलोकेट करवाए हैं अदालत से कह के कि लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा, सेबी द्वारा वो पैसा रिफंड किया जा रहा है, उसमें आप आते हैं, पात्र होते हैं या नहीं होते हैं, इसको जान लीजिए। तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, इन लोगों के पैसे वापस मिलने हैं। और इसमें बहुत सी चीजें हैं। अभी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, फिल कर दिए हैं, इस फॉर्म में भी बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, उस पर भी बात करेंगे। और इन सब में सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी फॉर्म की स्थिति कैसे जानेंगे कि कहां पे आपका फॉर्म अटका हुआ है, किस जगह पे जाके प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट होना है। इन तमाम पसोपेश में आप फंसे हुए हैं, तो सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं गृह मंत्री के उस ट्वीट पे, यहां से शुरुआत करते हैं। बहुत सी चीजें आपको इस वीडियो को देखने के बाद से क्लियर हो जाएंगी। तो इस ट्वीट को देखिए, इन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने आज करोड़ों लोगों को आशा की नई किरण दी है। अब सोचिए, ये आशा की नई किरण जो है आपके लिए पूरी रोशनी हो सकती है। सरकार ने ये इस मामले में एक कदम उठाया है। इससे पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि सहारा का पैसा मिलेगा और कोर्ट किस तरह से दिलवाएगी। लेकिन यहां पे ये बता रहे हैं कि सहारा सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपए फंसे हुए थे, अब उन्हें पारदर्शी तरीके से पैसे वापस मिलेंगे। इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल भी बना दिया गया है। उस पोर्टल पे आपने अप्लाई भी किया होगा। निवेशक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सीधे सीधे जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन गृह मंत्री ने जहां ये सीधे सीधे जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में ट्रांसफर की बात कही है, ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। ये कहां फंस रहा है, कितना पेचीदा है, इसके बारे में भी आप जानिए। अब देखिए, यहां पे इन्होंने कहा था इस पोर्टल को बनाने का सबसे पहले जो मकसद था, गृह मंत्री ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी। गृह मंत्री ने कहा था, वो सहकारिता मंत्री भी है, तो उन्होंने कहा था कि लोगों का जो विश्वास है वो सहकारिता मंत्रालय से उठ चुका है और इस विश्वास को वापस पाने के लिए लोगों में अपनी पैठ दोबारा सरकार बनाए, लोगों का विश्वास सरकार पे हो, सहकारिता समिति के जो लोग हैं उस पे हो, उस संगठन पे हो। इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि दोबारा से सारी चीजें सही हो पाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि पोर्टल से लगभग 2.5 करोड़ निवेशकों का फायदा होगा जिन्होंने 30,000 रुपए तक का निवेश किया था। इन तमाम आंकड़ों को पहले आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पे अपना कान जमाए रखिएगा। ये 30,000 रुपए तक के निवेशकों का निवेश जो है रिफंड किया जाएगा। शाह ने कहा कि पोर्टल की पहली प्राथमिकता 1.7 करोड़ निवेशक होंगे, यानी 2.5 करोड़ निवेशकों का पैसा देना है, लेकिन 1.7 करोड़ निवेशक होंगे। अब ये कौन से हैं ये जान लीजिए। ये वो हैं जो सहारा इंडिया के सहकारिता योजनाओं में करीब 10,000 रुपए तक निवेश किया था। अब देखिए, सहकारिता समिति में ये कह रहे हैं जो हमने 4 सोसाइटीज के आपको नाम बताए, वो तमाम सोसाइटी जो हैं वो सहकारिता योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं में पैसा देना है। तो यह देखिए, ऊपर 30,000 रुपए तक का निवेश इन्होंने कह दिया और नीचे कह रहे हैं 10,000 रुपए तक का निवेश है। तो सरकार ने इस चीज को पोर्टल पे इस बात को एकदम क्लियर नहीं किया सहकारिता मंत्रालय ने कि कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा और किन लोगों को, इसका आधार क्या होगा। 10,000 रुपए वाले आधार में आएंगे, उस आधार में फिट बैठते हैं, या 30,000 रुपए वाले फिट बैठते हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ते हैं। सहारा में जिन लोगों का भी पैसा फंसा है, सालों साल से वो परेशान है, क्योंकि उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का वो पैसा था। वो सब लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और पैसे पाना चाहते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, जितने लोगों ने निवेश किया है और जो पैसे दिए जा रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है और तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको इस चीज की गारंटी मतलब सरकार ने दी है, क्लियर किया है कि सबसे पहले 10,000 रुपए ही आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। धीरे धीरे उन पैसों
को बढ़ाया जाएगा और बाकी की चीजें दी जाएंगी। हमने बताया कि ये 4 सोसाइटीज हैं, इन्हीं 4 सोसाइटी में ये जितनी सोसाइटीज आप देख रहे हैं ये सारी सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उस संगठन के अंदर आते हैं और इन्हीं का पैसा वापस किया जाएगा। अब इन पैसे को पाने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहले भी आपने सुना होगा, ये वीडियो हमने बताया था वीडियो में, वो यहाँ पे आई आइकॉन पे आपको वीडियो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया और तमाम चीजें वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन उसमें आज भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगा। हो सकता हो इन वजहों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या रिजेक्ट हो सकता है, तो इन चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, जमाकर्ता के पास जो होना चाहिए सबसे पहले वो सदस्यता संख्या है, जमा खाता संख्या है। अब सदस्यता संख्या क्या है? ये जो आप पैसा कटाते थे, जो रसीद आपको मिलती थी सहारा में, ये वहां पे आपको मिलेगी। जो उस पे पेज आपका पेपर जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा उसमें ये सारी चीजें मिलेगी। जमा खाता संख्या ये आपका अभी मौजूदा जो बैंक अकाउंट है उस पे ना जाइएगा, ये वहां की डिटेल नहीं है, ये सारे सहारा की डिटेल है। सहारा का ये जमा खाता संख्या है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है और यही मोबाइल नंबर जो आधार से आपका जुड़ा हुआ है ये बैंक में भी जुड़ा होना चाहिए और आधार और पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड की अनिवार्यता वहां पे आएगी जहां 50,000 से ज्यादा की रकम आपकी होती है, वहां ये भी लगाना आपका जरूरी हो जाएगा। जमा प्रमाण पत्र, पासबुक और पैन कार्ड, ये 50,000 रुपए के अधिक वालों के लिए अनिवार्य होगा। लेकिन अब इसको जान लीजिए, सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, ये पासबुक भी सहारा वाला पासबुक होगा। ये होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसको एकदम मतलब ध्यान दे दीजिए आप कि सबसे पहले ये जितना आसान बताया गया था कि सीधे सीधे अकाउंट में चला जाएगा, उसके पहले बहुत सारे टेढ़े रास्ते हैं। ये उन्हीं टेढ़े रास्तों में से आता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए डाकखाने पे और उसको पहले वहां से लिंक करवाइए। कई जगह लाइन में आपको लगना पड़ेगा, ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जो 10,000 रुपए की किस्त है वो आपकी वापस आएगी, वो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले डाकखाने जाइए और अगर नंबर आपका आधार जो है लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से तो उसको लिंक करवाइए, फिर उस मोबाइल नंबर को ले जाके बैंक में लिंक करवाइए और बैंक में आधार को भी लिंक करवाइए और आधार से पैन कार्ड भी लिंक करवाइए। ये सारी जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन, या आप लाइन लगा के बैंकों में और डाकखाने में जाके वहां पे तमाम चीजें कर सकते हैं। और डाकखाना ही जरूरी नहीं है, अगर लिंक करवाना आप चाहते हैं तो कुछ बैंकों में भी इसका प्रावधान रखा गया है, आप वहां से भी करवा सकते हैं। तो ये अनिवार्य है, ये करवाना होगा, जिसके बिना आपका जो अनुरोध है वो पोर्टल पे लिया नहीं जाएगा, वो आएगा नहीं। अब देखिए आगे क्या चीजें आती हैं। जमाकर्ता द्वारा इन दस्तावेजों को अटैच करना, यानी कि जो चीजें उसमें जमा करनी है, जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे, जो प्रक्रिया होगी उसमें जहां जहां फिलअप करना है, अपलोड करना है, वो ये दस्तावेज हैं। जमा प्रमाण पत्र, पासबुक, ये सहारा वाला है। दावा अनुरोध प्रपत्र, यानी कि वो प्रपत्र जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पे ये निकल के आएगा। इसको पैन कार्ड, यदि 50,000 रुपए से ज्यादा की आपकी धनराशि हो रही है तो वो पैन कार्ड भी वहां पे लगाना होगा। जमाकर्ता को दस्तावेज पीडीएफ, जेपीईजी, पीएनजी, जेपीईजी 2 में अपलोड करना होगा। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट में ये अपलोड करना होगा। और कितने एमबी का होना चाहिए ये भी आगे हम आपको बता देंगे, 2 से 3 एमबी के बीच में आएगा, वो आगे जब चलेगी प्रक्रिया उसमें बताएंगे। इतने सालों बाद भी सिर्फ मूलधन देने के लिए परेशान कर रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है। जो आपको पैसा मिलेगा वो मूलधन मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि 15% सूद का जो पैसा होगा, यानी कि इंटरेस्ट जो आ रहा है, जो आप पैसे दिए हैं उसको मिला के लोगों को वापस करना है। लेकिन सरकार ने अभी जो प्रावधान शुरू किया है, जो प्रक्रिया शुरू की है, वो धीरे धीरे सरकार का कहना है कि उस पर आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले आपको 10,000 रुपए की किस्त मिलेगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने क्लियर नहीं किया है, हालांकि आप फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म फिलअप होने के बाद जो चीजें होंगी वो धीरे धीरे आगे कतार में आती रहेगी। अब यहां पे देखिए सहारा रिफंड फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस। अब स्टेटस आप कैसे जानेंगे? सहारा में आपने
आपने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन स्टेटस लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हमारा फॉर्म कहां तक पहुंचा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, कितने दिनों में हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो पैसे मिल जाएंगे क्योंकि 120 लोगों को पैसे मिले हैं, वो पैसे आ गए थे लोगों के अकाउंट में, वो उसी दौरान आ गए थे। आपको 45 दिन का वक्त दिया गया था, हालांकि वो वक्त गुजर चुका है, काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा हैं। कि आप खुद सोचिए कि आपने कब सहारा में अकाउंट खुलवाया था, कब पैसा जमा किया था, वो तमाम चीजें हैं। सहारा के जो मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो धोखाधड़ी की गई थी सहारा की तरफ से, इसमें भी केसेस चल रहे हैं और तमाम सारी चीजें जो व्यवस्थाएं थी वो तितर बितर हो गई थी। अब उनको फिर से व्यवस्थित कर रही है सरकार ताकि आपका पैसा मिल सके। अब इसमें जान लीजिए सहारा रिफंड के लिए जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, यहां देखिए सबसे पहले आपको सहारा के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वो इंटरनेट पे आप जाएंगे मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा। आधिकारिक पोर्टल पर जमाकर्ता लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फॉर्म कैसे भरना है वो हमने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारा पिछला वाला जब वीडियो देखेंगे तो उसमें फॉर्म कैसे फिल करना है वो जान जाएंगे। आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। जिनको स्थिति जाननी है वो सबसे पहले जमाकर्ता लॉगिन पे डायरेक्ट जाएंगे, पंजीकरण पे नहीं जाना है। लॉगिन पे जाके मोबाइल नंबर और आधार का 4 अंक जब आप डालेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP से वेरीफाई होगा, उसके बाद से आगे की जो चीजें खुलेंगी वहां आपको जाना होगा। अब वहां आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें आप स्थिति की जांच कर सकते हैं। आपका आवेदन अस्वीकृत है या स्वीकृत है या अभी प्रोसेस में है, ये तमाम चीजें आपको पता चल जाएंगे। स्वीकृत, अगर अस्वीकृत हो गया आपका फॉर्म, मान लीजिए रिजेक्ट हो गया है इन केस किसी वजहों से, और क्या वो वजह होंगी वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि किस वजह से आपका अगर रिजेक्ट हुआ है फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है। और जो लोग अभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वो इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि आगे उनको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन्हें क्या करना है ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। वो क्या प्रावधान है वो अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब जिन लोगों के अस्वीकृत हो गए हैं वहां पे एक PDF फाइल आएगी, उस PDF फाइल को आपको डाउनलोड करना है। उस PDF फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे किस वजह से आपका फॉर्म अस्वीकृत किया गया है वो तमाम डिटेल जो है आपको वहां से दे दिए जाएंगे। अब PDF फाइल डाउनलोड करने के बाद से आपको ये तो पता लग गया होगा कि किन वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। अब जिन लोगों को वो PDF मिल चुका है वो उसके अंतर्गत जाएं कि उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, किस वजह से उनका फॉर्म मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। उन कमियों को सही करके आप 30 दिन के बाद दोबारा से इसी प्रक्रिया के तहत आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसी प्रक्रिया में कहां गलती हुई होगी इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत से लोगों की जो गलतियां हैं यहीं पे हुई थी, और इस पोर्टल की सबसे बड़ी जो खामी है इसके ऊपर हमने भी कई सवाल उठाए हैं और कई मतलब सवाल भेजे हैं इस पोर्टल के लिए कि इस पोर्टल में इस तरह की कमियां हैं और इसको दुरुस्त करना चाहिए। और कुछ और भी सुझाव भेजे गए हैं पोर्टल वालों को ताकि उनमें सुधार किया जाए कि लोगों को और परेशानी ना हो। इस पोर्टल में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि इसमें एक बार अगर आपने प्रक्रिया सारे कर दिए हैं और आगे आप बढ़ चुके हैं, जो दस्तावेज डालने थे, जो डिटेल भरने थे, वो डिटेल भरने के बाद आप आगे बढ़ गए हैं तो उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि उस करेक्शन को लेकर कुछ बातें हैं जो पोर्टल में नहीं बताई गई हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की यहीं पे गलती हो रही है। अब वो गलती क्या है वो जान लीजिए आप। अब सबसे पहले इस प्रथम जो पृष्ठ आ रहा है इस पृष्ठ को भी देख लीजिए। यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण संख्या है, जमाकर्ता लॉगिन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आवेदन कैसे करें ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें आप जब जाएंगे आवेदन कैसे करें तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको पता चल जाएंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद इसमें भी कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आगे जो भी डिटेल आएगी वो आपको बताया जाएगा। सामान्य प्रश्न दिए गए हैं, अगर यहाँ से चीजें ना समझ में आ रही हो तो इसमें जो सामान्य प्रश्न है उसको अगर बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। आगे उपयोगकर्ता पुस्तिका है, ये वही पुस्तिका है जो हम आपको खोलकर दिखाने वाले हैं। तो जो डिटेल थी कैसे पंजीकरण करना है ये तमाम चीजें हमने आपको बता दिया है, लेकिन कहां पे जाके मामला फंस रहा है, ये OTP कई बार आपको OTP जाएगा और इस तरह की तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो आपको डिटेल देना। अब देखिए यहां पे आपने पूरा डिटेल दे दिया है, यहां तक तो चीजें हो जाती हैं। दावा विवरण, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि व्यक्तिगत विवरण तक तो ठीक है, ये दावा विवरण जो है एक बार दावा विवरण से आगे बढ़ के आपने प्रपत्र जनरेट कर लिया है तो कोई आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपके फॉर्म रिजेक्शन की जब
PDF आ जाएगी, उसके बाद आप 30 दिन के बाद आगे आपको करना पड़ेगा। तो लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, तो बहुत ही ध्यान से इसको भरिएगा ये वाला। जब यहाँ पे देखिए अब आगे आप जाएंगे, अब यहां आता है, अब इन चीजों को समझिए। यहां पे यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण दर्ज करेगा। अब क्या विवरण है, इस विवरण को ध्यान से सुनिए। सोसाइटी का नाम, वो जो 4 सोसाइटी हमने आपको बताई थी, उन्हीं 4 सोसाइटीज का पैसा मिलेगा। तो अगर उसमें से किसी सोसाइटी में आपका पैसा है, एक है या एक से ज्यादा है, तो ये यहां पे आप डाल सकते हैं। सबसे पहले एक सोसाइटीज का नाम डालना है। यहां पे देखिए आगे जो जोड़ने का आएगा, यहां पे दावा जोड़े का नीचे ऑप्शन आएगा, एक डिटेल आप भर दीजिए। उसके बाद से दावा जहां जोड़ने का ऑप्शन है, उसमें आपके 1 से 2 3 ये 4 सोसाइटीज दिखे। अगर 4 दावे हैं तो 4 दावे आप भर दीजिए, अगर उससे ज्यादा है तो आप वो सारी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जान लीजिए, सोसाइटी का नाम, यहां पे फिर आता है सदस्यता संख्या। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप देखिए यहां सदस्यता संख्या है। अब ये सदस्यता संख्या जो है, मेंबरशिप नंबर है, ये उस पेज पे दिया होगा, वो उन कागजों पे दिया होगा जो आपने खाता खुलवाया होगा। जब पैसे लगाने शुरू किए होंगे, एजेंट जो आते होंगे आपसे पैसा लेने, उन्होंने आपका एक विवरण तैयार किया होगा। ये उस पेपर से आपको मिल जाएगा, जो पावती मिलती है, रसीद मिलती है, वहां से आपको सदस्यता संख्या मिल जाएगी। पहले वो फिलअप करना है, फिर खाता संख्या यहां पे डालना है। अब ये खाता संख्या में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि खाता संख्या आज के बैंक का खाता संख्या डालना है। बिल्कुल ये नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ जो डिटेल डालनी है वो सहारा से रिलेटेड डिटेल डालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहां सहारा से डिटेल डालनी है तो पैसे का जहां कैसे आएंगे अकाउंट में, किस बैंक में आएंगे, ये कैसे होगा, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, ये सारे सहारा के डिटेल हैं। अब सहारा का जो खाता संख्या होगा, जो एजेंट आपको अकाउंट खुलवाया होगा, खाता खुलवाया होगा, वहां पे दिया होगा, इस खाता संख्या को डालना है। फिर प्रमाण पत्र, यानी आपको जो प्रमाण पत्र मिला होगा, पासबुक नंबर। यहां पासबुक नंबर से भी कंफ्यूज नहीं होना, ये पासबुक नंबर बैंक का पासबुक नंबर नहीं है, सहारा का जो पासबुक आएगा उसकी यहां पे डिटेल डालनी है, यानी प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर यहां डाल देना है। खाता खोलने की तिथि डालनी है, जमा योगदान राशि डालनी है, कितनी आपने जमा किया है। कोई आंशिक भुगतान अगर हुआ हो तो यहां टिक कर दीजिएगा। क्या आपने सोसाइटी से अगर कोई ऋण लिया हो, कोई कर्ज लिया हो, तो वो भी यहां पे लिख दीजिएगा। अगर नहीं तो इन दोनों पे टिक करने की जरूरत नहीं है। आगे जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें। अब ये जमा प्रमाण पत्र वही जो पेज आपको मिलता होगा, जो एजेंट ने दिया होगा, वो यहां पे अपलोड करने हैं। अब जो भी प्रमाण पत्र होंगे आपके पास, वो यहां से आप चूज फाइल करके इन्हें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड इसमें भी है, केवल छवि PNG, JPG और JPEG और JPG 2 या PDF फाइल अपलोड करना है। और फाइल का आकार 3 MB से कम होना चाहिए, 3 MB से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 MB के बीच में होना चाहिए, वही आप भर सकते हैं। फाइल का आकार 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए, इस चीज को आपको करना है। फिर दावा आप जोड़ना है, अगर एक से ज्यादा आपके पास दावे हैं तो वो यहां पे जोड़ने हैं। तो इस डिटेल को आप देख लीजिएगा, ये दावा विवरण जो है यहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां डिटेल जो डलेगी वो सहारा की डिटेल होगी, बैंक की कोई डिटेल नहीं होगी। जो मौजूदा आपका बैंक अकाउंट है उसकी कोई डिटेल नहीं, यहाँ सहारा की डिटेल है। इसको दावा जोड़ना है। इसको करने के बाद जब आगे जाएंगे तो इस तरह की चीजें खुल के आ जाएंगी आपके पास। अब देखिए सोसाइटी का नाम है, ये सोसाइटी का नाम आपका आ जाएगा, सदस्यता संख्या आ जाएगी जो उस पर दिया होगा, खाता संख्या जो सहारा का होगा वो आ जाएगा, रसीद संख्या जो सहारा का होगा वो आएगा, प्रमाण पत्र जो सहारा का नंबर दिया होगा, प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर आएगा, जमा खोलने की तिथि ये भी सहारा की जो डिटेल है वही आएगी, और यहाँ पे प्रमाण पत्र, उसमें भी प्रमाण पत्र का जो संख्या होगा वो भी सहारा का होगा, वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ एक्शन है, डिलीट है, एडिट है। यहाँ अगर आपको कोई कमी दिख रही हो, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, जमा खोलने की तिथि, जमा प्रमाण पत्र, तो यहाँ अभी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ जाएंगे तो इसके बाद से आप एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म तैयार करने से पहले सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जमाकर्ता कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अब उन दावों को आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद से आप आगे का बटन दबाइएगा। यहां पे अगला लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अगर सही है, वो जो पत्र आपके पास होगा सहारा का, उससे इन सभी चीजों को मिला लीजिएगा कि सारे संख्या ये जो है मेल खाते हों उससे। ये वही डिटेल है, बैंक पासबुक की अभी कोई डिटेल नहीं डाली, सहारा पासबुक की ये पूरी डिटेल है, पूरी सहारा की डिटेल है। इसके बाद आप अगला यहां पे शुरू दबाएंगे और
जब ये आप कर देंगे, फिलअप हो जाएगा, तो आपको एक यहाँ पे प्रपत्र जनरेट होगा, इस तरह का एक आवेदन पत्र जो है जनरेट होगा। अब देखिए ये इस तरह का आवेदन पत्र आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ क्लेम नंबर, सोसाइटी कोड, स्कीम कोड, ये तमाम चीजें हैं, ये सहारा की हैं, ये सारे डिटेल आ जाएंगे। एक फोटो आपको यहाँ लगाना है, क्रॉस सिग्नेचर इस पे करना है। अब देखिए कि बैंक की डिटेल आपको कहां डालनी है वो जान लीजिए। अब आएगा बैंक का असल काम। यहां पे देखिए क्लेम रिक्वेस्ट हो गया, जिस नाम से है वो नाम आ गया। यहां आपको अपना पता डालना होगा, ऊपर आपको कहीं पता डालने का ऑप्शन नहीं आया होगा, यहां आप पता डालेंगे अपना। उसके बाद देखिए यहां आ रहा है अमाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड टू माई फॉलोइंग बैंक। अब जो बैंक अकाउंट आपका है वो अकाउंट नंबर आप डालिए, बैंक का नाम यहां पे डालेंगे और ये बाकी की डिटेल है। अब नीचे यहां सिग्नेचर करेंगे आप। सिग्नेचर करने के बाद यहां फिर से प्लेस डालेंगे, किस जगह से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे। अब इस पेज को फिर से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद से इसको अपलोड किया जाएगा। देखिए टिप्पणी है यहाँ पे कि फोटोग्राफ और पैन कार्ड के साथ हस्ताक्षरित दावा अनुरोध फॉर्म की आकार सीमा क्रमशः 2 MB और 50 KB है, यानी 2 MB 50 KB के उसमें आपको बाकी की चीजें, ये प्रपत्र जो आपको जनरेट हुआ है, यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर और डिटेल डालने के बाद अब इस चीज को जब आप अपलोड करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 2 MB 50 KB है, उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दावा आवेदन प्रपत्र, अब ये जो डाउनलोड हुआ है यहाँ पे बैंक का डिटेल आपने दे दिया, फोटो लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज टू फाइल और यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देंगे। फिर पैन नंबर दर्ज करेंगे। अगर 50,000 से ज्यादा क्या अमाउंट आपका हो रहा है, मिलेगा 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, आगे उस चीज को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सहकारिता मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो यहां उस चीज को डालना, आपको पैन नंबर डाल देना है, पैन कॉपी भी यहां पे अपलोड करना है। अब इन दस्तावेज को अपलोड कर देना है। फिर अगला पे आप जाएंगे, फिर पावती मिल जाएगी आपको, ये रसीद है, धन्यवाद, आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या फला है, ये यहाँ पे दे दिया जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए। अब आगे जब इस चीज को इतना चीजें आपको मिल गई हैं, ये यहां डिटेल आपने बैंक की डाल दी, ये तमाम चीजें हो गई हैं। अब आपको इसके बाद जो विवरण जानना होगा, ये आपका फॉर्म सही तरीके से जमा किया गया है। आपको बता दिया कि जब फॉर्म आप भर रहे होंगे, यहाँ पे फिलअप कर रहे होंगे, उस वक्त पे आपको उन बैंक की डिटेल को नहीं डालना है। अंदर जब इसमें पोर्टल पे आप होंगे तो सिर्फ और सिर्फ सहारा की डिटेल को डालना है। सहारा की डिटेल भरने के बाद से आपको जो पेज निकल के आएगा, उस पेज पे आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, जिस खाते में आप पैसे को वापस पाना चाहते हैं, और उस खाते का जो लिंक है वो मोबाइल उसका अटैच होना चाहिए वहां पे, यानी कि मोबाइल उस खाते से लिंक होना चाहिए, मोबाइल उस आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल उस पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। फिर सीधे सीधे जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। अब इसके बाद अगर आप स्थिति जानना चाहते हैं इस सारे प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद, तो दोबारा आप जमाकर्ता लॉगिन में जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको OTP का ऑप्शन आएगा, OTP मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जो मोबाइल में आएगा, उस OTP को डालने के बाद से आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा फॉर्म का, कि आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में है या स्वीकृत कर लिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, अस्वीकृत कर लिया गया है। तो इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद से आपको जो भी डिटेल आएगी उस तरह से सारी प्रक्रिया चलेगी। फिर आपको स्थिति पता चलेगी कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है। अगर स्वीकार हो गया है तो जल्द से जल्द आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि अभी जो 10-10 हज़ार की जो किस्त मिली थी उसके बाद से किसी का नहीं मिला है, लेकिन अब स्वीकृत जिसका हो गया है उसको मिलना है। अब जिन लोगों का प्रोसेस में है उनके लिए भी उम्मीद है कि अभी प्रोसेस में है, चीजें आपकी जांच की जा रही, स्क्रूटनी हो रही है फॉर्म की, उसके बाद आपको मिल सकता है। और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, PDF डाउनलोड कीजिए, जो कमी रह गई है उन कमियों को पूरा कीजिए। हो सकता हो आपका मोबाइल कहीं लिंक ना रहा हो, आधार ना लिंक रहा हो, या जिस तरह के हमने बताया कि फॉर्म फिल करने के लिए जो पोर्टल पे फिलिंग करनी थी वहां पे सिर्फ सहारा का डिटेल देना था, सहारा का पासबुक नंबर देना था और सहारा का खाता संख्या देना था। लेकिन बहुत से लोगों ने इस तरह की गलतियां की है कि उस जगह पे पहले बैंक का खाता संख्या दे दिया है, और वो चीजें चूंकि पोर्टल में कहीं से भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं है तो वो करेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट
रिजेक्ट हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। इस तरह के तमाम वीडियो हमारे पास आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कमेंट में बताया जाता है पिछले वीडियो में कि हमने इस तरह से फॉर्म भरा, ये किया, ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की, उसके बाद में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हुआ है फॉर्म तो आप उसको जाके चेक करिए। अगर अभी तक आपने स्थिति जानने के लिए चेक नहीं किया है तो आप लॉगिन पे जाइए, जमा लॉगिन जो यहां पे दिखाई दे रहा है, जमाकर्ता लॉगिन पे आप लॉगिन कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, उसके बाद से आपको स्थिति पता चल जाएगी कि आपका फॉर्म स्वीकृत है, प्रोसेसिंग में है या रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो फौरन उस चीज को डाउनलोड कीजिए, उन कमियों को देखिए क्या कमियां रही हैं और 30 दिन का इंतजार कीजिए। 30 दिन के बाद आप दोबारा से इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए फॉर्म दोबारा सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जब जमा लॉगिन पे जब जाएंगे, जमाकर्ता लॉगिन पे, तो वो लॉगिन आपका नहीं होगा, लेकिन 30 दिन के बाद उस पेज पे अभी तो आपकी डिटेल दे रही होगी कि प्रोसेसिंग में है, रिजेक्ट हो गया है या क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में बता रहा हूं। 30 दिन के बाद वो चीजें हट जाएंगी, स्थिति हट जाएगी आपके पीडीएफ डाउनलोड करने के 30 दिन के बाद। उसके बाद आप दोबारा से इस तरह से पेज खुल जाएगा और दोबारा से आप पंजीकरण भी कर सकते हैं, जमाकर्ता लॉगिन में जाके उन तमाम डिटेल को भर सकते हैं और आपको मिल सकती है चीजें। अगर इसके बाद भी कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा और ये तमाम जो जानकारी है इसको फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। अगर रिजेक्ट हो गया है, स्थिति जानना चाहते हैं, तमाम चीजें जो हैं आप इसके अकॉर्डिंग जाके ये चीजें देख सकते हैं। मेरा नाम था जमा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मीडिया लैंड नेटवर्क।